हेलो एवरीवन, क्लास 10th विषय हिंदी, पाठ संख्या 12 लखनवी अंदाज, लेखक यशपाल। बेटा प्रीवियस क्लास में चैप्टर आपको मैंने समझाया जिसमें ये बताया कि लेखक ने इस पाठ में व्यंग किया है और ये बताया गया है कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक वह स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल ने सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया है और ये बताया है कि वो किस तरीके से अपनी वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली के आदी हैं। ठीक है, इस लेखक ने बताया कि लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट खरीदा। क्यों खरीदा लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट? क्योंकि लेखक एकांत में यात्रा करना चाहता था। उसे लगता था कि कोई उस डिब्बे में ना हो और मैं अकेले बैठकर किसी कहानी के विषय में सोच सकूं, और वो खिड़की के पास बैठकर प्राकृतिक दृश्य को भी देखने के आनंद के कारण वो खिड़की के पास बैठना चाहता था। और लेखक ने क्या देखा कि पहले से ही उस डिब्बे में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, नवाब साहब। उसके पास खीरे पड़े हुए हैं और जैसे ही लेखक उस डिब्बे में चढ़ा तो उस व्यक्ति ने मतलब संगति के लिए कोई उत्साह नहीं दिखाया। ऐसा लगा कि उसे अच्छा नहीं लगा कि दूसरा व्यक्ति क्यों उस डिब्बे में आया। ठीक है, लेखक कह रहे फिर मैं भी अपनी आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए आंखें चुराकर दूसरी बर्थ पर सामने बैठ गया और उसके कार्यकलाप देखता रहा। लेखक ने कहा कि लेखक खुद ही सोच रहे हैं कि उन्होंने खीरे ले रखे थे, या ये भी मेरे जैसे ही अकेले बैठना चाह रहे होंगे, किसी कहानी के लिए सोच की चिंता में हो, या ये खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु को शौक करते देख जाने के संकोच में हो। नवाब साहब ने संगति के लिए कोई उत्साह नहीं दिखाया। खाली बैठे कल्पना कर। अब लेखक कवि की क्या आदत होती है, ये खाली नहीं बैठते, खाली बैठे बैठे ये अपने कल्पना जगत में घूमते रहते हैं, कल्पना करते रहते हैं। और पुरानी आदत है, नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे कि संभवतः नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुसार में किफ़ायत के विचार से ये सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो, और अब उन्हें गवारा ना हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करते देख रहा है, या अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए इन्होंने खीरे लिए होंगे और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। लेखक ने यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। फिर इसके आगे देखिए, लेखक कह रहे हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की के पास बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओहो, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाइए। लेखक कह रहे कि उन्होंने मुझे कहा कि क्या आप खीरा खाएंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन। लेखक क्या कह रहे हैं कि नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भाप लिया कि आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया शुक्रिया। कि लेखक कह रहे कि मैंने जवाब दिया कि नहीं, मुझे खीरा नहीं खाना। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की के बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरे के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया और सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोए। लेखक क्या करे, मैं सीट पर बैठा बैठा नवाब साहब के सारे क्रियाकलापों को देख रहा था। वो क्या कर रहे हैं, तौलिया पर खीरे रखे, तौलिया उठाया, खीरों को खिड़की के बाहर धोया। ठीक है, जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग लिया। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फाकों को करीने से तौलिया पर सजाते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं।
नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला, नमक और लाल मिर्च की सूखी बुरक दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। लेखक क्या कह रहे हैं कि वो इस तरीके से खीरे काटे, बड़े करीने से धोए, छीले, फिर उनकी फांकें बनाई, फिर मसाला डाला और ऐसा लग रहा था जैसे इनके मुंह से पानी आ रहा है। हम कनखियों से देख सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। लेखक क्या कह रहे हैं कि जैसा कि आपको बताया कि इस पहाड़ी एक समय ऐसा होता था बेटा, लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता था, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। तो लेखक ने सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया है, व्यंग किया है। वो अपनी वास्तविकता से परे दिखावे की प्रवृत्ति पर कितना बल देते हैं और लेखक ने इसी बात पर व्यंग किया है। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया, वल्ला शोक कीजिए लखनऊ का बालम किरा। लेखक क्या कह रहे हैं कि नवाब साहब ने फिर हमें कहा कि एक बार आप खाकर देखिए। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांकें देखकर पानी मुंह से जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। लेखक क्या करें, अब देखिए बेटा, ये तो स्वाभाविक सी बात है। हम भी अगर इस तरीके से किसी को अपने सामने ऐसे किसी वस्तु को खाते हुए देखेंगे, स्वाभाविक सी बात है कि दूसरे व्यक्ति का भी मन करता है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से लेखक क्या करे कि मन अब मेरा बहुत ज़्यादा कर रहा था, लेकिन मैं उन्हें एक बार मना कर चुका था। अपने आत्म सम्मान निभाना ही उचित समझा और उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही। क्या कहा? तलब महसूस नहीं हो रही, अर्थात इस समय मेरा मन नहीं कर रहा, मैदा भी जरा कमज़ोर है। किबला शौक फरमाइए। नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। लेखक क्या करे, मैं देख रहा था नवाब साहब कर क्या रहे हैं। अब एक एक फांक को वो लें, लंबी सांस लें, खिड़की के बाहर देखें और खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले जाएं और फांक को सूंघ स्वाद के आनंद में पलके मूंद लें। अब एक एक फांक को उठाएं, लंबी सांस लें और उसको सूंघें और खाएं ना, और उसके बाद चेहरे के हाव भाव इस तरीके से करें जैसे उन्हें बड़ा टेस्ट आ रहा है और मुंह में भरा है पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की के बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकने लगे। लेखक क्या कह रहे हैं, मैं ये सब कार्य देख रहा था कि नवाब साहब खीरे की हर एक एक फांक को अपने नाक तक ले जाते, सूंघते और ऐसा लगता जैसे उनके मुंह में पानी आ गया और उस मुंह के पानी को गले से निगलते और ऐसे हाव भाव करते, ऐसे भाव भंगिमा करते जैसे उन्हें बहुत स्वाद आ रहा है। ठीक है, और हर एक एक फांक को उन्होंने खिड़की के बाहर फेंका, खाया एक टुकड़ा भी नहीं। नवाब साहब ने खीरे की जब सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंककर तौलिया से होठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका। लेखक क्या कह रहे हैं, जब नवाब साहब ने खीरे की हर एक एक फांक को फेंक दिया और उसके बाद मेरी ओर देखकर ऐसे शो कर रहे थे कि ये है हम नवाबों का तरीका, हम रईस लोगों का, खानदानी लोगों का, रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हम तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत, हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या इब्स्ट्रेट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उधर की तृप्ति हो सकती है? अब लेखक क्या करें, नवाब साहब ने तो ऐसे खाया पिया, डकार भी ऐसे लिया जैसे उनका बहुत ज़्यादा पेट भर गया, सिर्फ सूंघ के सारे खीरे के पीसों को बाहर फेंक दिया था। अब लेखक कह रहे, मैं बैठा बैठा ये सोच रहा था कि
बिना खाए सूंघने मात्र से क्या उधर क्या पेट भरता है? बेटा अब आप लोगों के सामने कितने ही तरह के पकवान रख दिए जाएं और बोल दिया जाए सिर्फ सूंघ लो, सूंघने मात्र से आपका पेट भर जाएगा? कभी नहीं भरेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर किसी होटल में जाके बैठ जाओ, तरह तरह की खुशबू आएगी, आप सारा दिन बैठे रहो, क्या उस खुशबू से पेट भर सकता है? नहीं, कभी नहीं भर सकता। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद, मैदे पर बोझ डाल देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। लेखक क्या कह रहे हैं? अब समझ आया कि बिना खाए, अगर बिना खाए किसी चीज़ को मात्र सूंघने से या देखने से किसी का पेट भर सकता है, तो क्या बिना कथ्य के कहानी की रचना नहीं की जा सकती? लेखक ने क्या कहा? अब मुझे समझ आया कि ये है नई कहानी के लेखक। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, बिना घटना और बिना पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? लेखक बोला, अब मुझे समझ आ गया कि जब बिना खाए अगर किसी का पेट भर सकता है, तो बिना विचार, बिना घटना और बिना पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती? ठीक है बेटा, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब कल इसके मैं क्वेश्चन आंसर्स आपको समझा दूंगी। ओके, समझ आ गया? थैंक यू।